तेरी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के मैटर्स में बोलने की? अनन्या, सबसे पहले तो इस आदमी को इस कंपनी से निकालो। जब से इस कंपनी में आना, इस कंपनी की बैंड बज गई है। सिक्योरिटी, उठा के फेंक दे इस आदमी को बाहर। अबे ओ गरीब, तू गया नहीं अभी यहाँ से? बिहेव योरसेल्फ। अनन्या, हमें अभिनव को एक मौका देना चाहिए। चिराग, ये मत भूलो ये कंपनी मेरी है और हर डिसीजन का वीटो पावर मेरे पास है। सिट डाउन। अनन्या, मुझे सबसे पहले कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए होगी, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए होगी एंड बैलेंस शीट देखनी होगी। उससे पहले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दिस इज टू मच। हम ऐसे किसी के साथ भी अपने कंपनी के डिटेल्स नहीं दे सकते। मौतिक, लैपटॉप पास करो। अनन्या, तुम अभी भी इस गधे की बात सुन रहे हो? लैपटॉप पास करो। चिराग, व्हाई डोंट यू माइंड योर लैंग्वेज? हाँ, क्यों भूल जाते हो कि अभिनव मेरा पति है? अनन्या, मैं कंपनी के शेयर्स बाय बैक करने होंगे। ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें क्या लगा अभिनव, ये सब हम लोग ने डिस्कस नहीं किया होगा? अभिनव, हमारे पास फंड्स कहाँ हैं? Yeah, right, okay. Let me make a call. इतना कहते ही अभिनव ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर अनन्या के साथ सबके होश उड़ गए। चिराग और मोती की आंखें फटी की फटी रह गई। थोड़ी देर बाद अभिनव मुंबई शहर की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल सैफायर पर पहुंच गया था, लेकिन वहां भी उसका स्वागत कुछ ठीक नहीं होता। ओए! ओ गरीब, जेब में चवन्नी नहीं है, इस होटल में क्या खाना खाने आया है? अबे यहाँ का पानी खरीदने में भी ना तेरा घर चला जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। अभिनव के चप्पल घिसे हुए और शर्ट फटी हुई थी। वो होटल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड्स उसकी परछाई को भी होटल पर पड़ने नहीं देना चाहते थे। होटल के मालिक अकरम से मिलने आया हूँ। क्या कहा बे तूने? अकरम साहब से मिलने आया है? अबे तू जैसे आदमी से ना हमारे अकरम साहब बाथरूम भी साफ ना कराए, समझा? बड़ा आया अकरम साहब से मिलने वाला, चल जा यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड्स इतना कहकर अभिनव को साइड में हटा ही रहे थे कि तभी वहाँ अभिनव की एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पहुँचती है। अरे गार्ड भैया, इन गरीबों को ऐसे नहीं भगाते भैया। बेचारे ने कितने दिन से कुछ नहीं खाया होगा। वैसे भी होटल में खाना तो बचता ही है, जिसे हम फेंक देते हैं, वो इसे खिला देंगे। बेचारा बहुत दिनों से भूखा लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही वैभवी अभिनव के साथ जीने मरने की कसमें खाया करती थी और आज वो उसके ही सामने किसी भिखारी की तरह बर्ताव कर रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता बेब, ये निठल्ला तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। देवेन की इस बात को सुनकर अभिनव के गुस्से का ठिकाना नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, वहाँ एक आलीशान कार आकर रुकती है। अकरम सर आ गए। उस कार के रुकते ही गेट पर खड़े सभी गार्ड्स उस गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। तभी उस कार से उस होटल के मालिक अकरम निकलते हैं। कार के नीचे उतरते ही अकरम की नजर उस भीड़ पर पड़ती है जिसने अभिनव को घेर रखा था। उस भीड़ को देखकर अकरम अपने गार्ड से पूछता है, होटल की लॉबी में इतनी भीड़ क्यों है? पता नहीं सर, कोई भिखारी है, बोल रहा है कि उसे आपने बुलाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे होटल में ऐसे लोग नहीं चाहिए। उठाकर फेंको उसे बाहर। God knows। अकरम की बात सुनते ही तुरंत 4 गार्ड्स अभिनव की तरफ बढ़ते हैं और उसे वहां से उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। गार्ड्स अभिनव को अकरम के सामने से ही उठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी अकरम की नजर अभिनव के हाथ में पहनी अंगूठी पर जाती है और उसके बाद जो होता है उसे देख वहां खड़े सभी लोगों की दुनिया हिल जाती है। छोड़ो इसे। सर, अभिनव के हाथ में उस अंगूठी को देखते ही अकरम उन गार्ड्स को रोकता है। टाइगर। और उधर करोड़पति अकरम अभिनव के पैरों में गिर जाता है।
मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दो टाइगर। आखिर क्यों शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन गिर गया अभिनव के पैरों में? आखिर उस अंगूठी का क्या राज था? क्या वो राज सबके सामने आ पाएगा? अकरम के साथ हुई इस मुलाकात के बारे में अभिनव ने किसी से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब अभिनव अनन्या को टिफिन देने उसके ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस में भगदड़ मची हुई है। फिर भी वो कानों में हेडफोन्स लगाकर अपनी धुन में मस्त था। भगदौड़ की वजह हाल ही में ब्रेक हुई न्यूज थी। ब्रेकिंग न्यूज, सिंह इंडस्ट्रीज की दिशा बदलने के लिए ये टेंडर आखिरी उम्मीद। मार्केट में इस खबर से सिंह इंडस्ट्रीज के शेयर में आ रही है भारी गिरावट। अनन्या सिंह अपनी कंपनी की डूबती नाव को कैसे संभालेंगी? Guys, the situation doesn't look good. ये हमारी आखिरी उम्मीद थी सिंह इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने की। चिराग अनन्या का दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। दादाजी के गुजरने के बाद बिजनेस को संभालने के लिए अनन्या ने चिराग को अपना पार्टनर बनाया था। वैसे तो उसे अनन्या का लाइफ पार्टनर बनना था, लेकिन अनन्या के दादाजी ने मरने से पहले जबरदस्ती अनन्या की शादी एक गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव से करा दी थी। अनन्या बिल्कुल खामोश अपनी कुर्सी पर बैठी थी। तभी उसके बगल में बैठे कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मौतिक ने कहा, अनन्या, टेंडर ना मिलने की वजह से हमारे सारे के सारे इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ खींच लिया है एंड द बैलेंस शीट आल्सो डजंट लुक गुड। अगर इस तरह से ही चलता रहा तो फिर हमारा दिवाला निकल जाएगा। मौतिक, यू नो वेरी वेल, इस कंपनी को बनाने में दादाजी ने अपना पूरा खून पसीना लगाया। सालों की मेहनत से सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सिंह इंडस्ट्रीज का परचम लहराया। एक झटके में कैसे सब खत्म हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो तरीका होगा यार। अनन्या, तुम्हारे दादाजी के समय के कुछ बहुत ही स्ट्रांग पुराने एसोसिएट्स थे हमारे, जिनके साथ में चिराग के इंस्ट्रक्शंस के बाद में हमने डील बंद कर दी, मर्जर की कोशिश की। ओ नबी जी, नॉट अगेन। इस न्यूज के बाद तो कोई भी हमारे साथ मर्जर नहीं करेगा। दैट्स नॉट एन ऑप्शन। मौतिक, लेट्स सी योर प्लान। देसाई उर्फ रविकांत अनन्या के दादाजी के पुराने वफादार थे और उन्होंने अनन्या के दादाजी के साथ मिलकर सिंह इंडस्ट्रीज को दुनिया भर में फैलाया था। लेकिन आज वो सिर्फ नाम के कंपनी के एडवाइजर थे। गुड मॉर्निंग मिसेस लोबो, सच अ ब्राइट ब्यूटीफुल मंडे। आप कैसी हैं? आज ये ऑफिस में इतनी मनुष्यत क्यों छाई हुई है? तू हमेशा नौकरों की तरह घर के काम करता रहता है, कभी न्यूज व्यूज देखता है? इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के दामाद हो, बिजनेस की खबर रखा करो। ऐसा क्या होगा जिसकी खबर मुझे नहीं है? देखो, सरकारी टेंडर ना मिलने से सिंह इंडस्ट्रीज को लगा भारी झटका। वेंटिलेटर पर चल रही सिंह इंडस्ट्रीज को 200 करोड़ के टेंडर से थी आस, और वो टेंडर जा पहुंचा आहूजा कॉर्पोरेशन के पास। हेलो मैम। यस मैम, आई विल ब्रिंग द फाइल्स इन योर केबिन राइट नाउ। वो अनन्या कहाँ है? मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अनन्या के पास जाना है। I need to meet her right now। कहाँ है अनन्या मैम? अभी तुम घर जाओ। आप कहाँ जा रही हैं? कॉन्फ्रेंस रूम में। थैंक यू मिसेस लोबो। अभी नहीं। अनन्या, मुझे आज की क्लासेस के बारे में तुमसे बहुत जरूरी बात है। अभिनव को इस तरह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सबको बखूबी पता था कि अभिनव सिंह परिवार का एक नाकारा घर जमाई है। अभिनव, गेट आउट। अभी नहीं। अनन्या, मैं तुम्हें इस मुसीबत से, तुम सबको इस मुसीबत से निकाल सकता हूँ। मेरे पास रास्ता है, मुझे 5 मिनट दे दो बस। अभिनव का इतना कहना ही था कि तभी चिराग अपनी कुर्सी से उठा। ये कॉन्फ्रेंस रूम है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के मैटर्स में बोलने की? अनन्या, सबसे पहले तो इस आदमी को इस कंपनी से निकालो। जब से इस कंपनी में आना, इस कंपनी की बैंड बज गई है। अनन्या, टेक योर ओन डिसीजंस। चिराग अभिनव को कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर धकेल देता है। सिक्योरिटी, उठा के फेंक दो इस आदमी को बाहर। लोगों को अभिनव की हालत पर तरस आने लगता है और वो चिराग से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सर, आई विल टेक केयर ऑफ दिस मैटर। यू कैन गो इनसाइड फॉर द मीटिंग। अच्छा, आप फाइल्स लेके आई हैं? यस। दीजिए मुझे। गुस्से में लाल चिराग वापस कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है। लीव हिम। ये कोई चोर उचक्का नहीं है, ये आपकी अनन्या मैडम का पति है और सिंह परिवार का घर जमाई है। भूल जाते हो क्या ये सब तुम लोग? थैंक यू मिसेस लोबो। जितनी इज्जत मुझे आपसे मिलती है उतनी शायद
अनन्या और उसकी मम्मी से भी नहीं मिलती। You idiot! Come with me right now. तुम नीचे बड़बड़ा रहे थे कि तुम कंपनी को क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हो। कैसे तो अभी मुझे नहीं पता मिसेस लोबो, लेकिन मुझे कुछ भी मदद करने के लिए पहले कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उसके बिना I'm हेल्पलेस। कैसी इन्फॉर्मेशन? मुझे इस कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट देखनी है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अभी तुमने देखा ना क्या हुआ, और इतना सब होने के बाद कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय तेरी मदद नहीं करेगा तो कैसे होगा? एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन? रविकांत देसाई सर। वो अनन्या के ग्रैंडफादर के बहुत क्लोज थे। वो तो ठीक है, लेकिन आजकल चिराग ने सबको साइड वेस्ट कर दिया है ना। लेकिन एक बात बताती हूँ, रविकांत देसाई इज अ चेन स्मोकर। हर घंटे आएंगे सिगरेट पीने के लिए। तुम यहाँ उसका वेट करना, उसके साथ कोशिश करना बात करने की, उसको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करना। आई एम श्योर यू कैन डू इट। ओके, अब मुझे जाना होगा। ऑल द बेस्ट। नमस्कार मंत्री जी, कैसे हैं आप? अरे अभिनव जी, आपने हमें कॉल किया? हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे एक छोटा सा काम था आपसे। एक गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव की मंत्री जी से कैसी थी पहचान? मंत्री जी अभिनव से इतनी विनम्रता से बात क्यों कर रहे थे? फोन पर अभिनव मंत्री जी को कुछ समझा रहा था, तभी रविकांत देसाई और रविकांत वहाँ आ गए। हाँ तो फॉरेन डिटेल्स पता कीजिए मंत्री जी और मुझे कॉल बैक कीजिए। अभी मैं रखता हूँ जी। रविकांत जी, सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर एके प्राइवेट लिमिटेड के साथ कैसा रहेगा? एके प्राइवेट लिमिटेड, वो तो हमारे बहुत ही पुराने एसोसिएट्स थे। लेकिन अभिनव, तुम उनके बारे में कैसे जानते हो? इसके बाद अभिनव ने रविकांत को कुछ ऐसा बताया कि उसे सुनने के बाद उसके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी सिगरेट वापस रखी और अभिनव को अपने साथ कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए। अबे ओ गरीब, तू गया नहीं अभी यहाँ से? बिहेव योरसेल्फ। अनन्या, हमें अभिनव को एक मौका देना चाहिए। He has an excellent plan। वो भी सड़क छाप के पास। बरखुरदार, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मुझे इस कंपनी को चलाने का एक्सपीरियंस है। हमें अभिनव को सुनना चाहिए। He has a point। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं आप? इन सब नोक-झोंक के बीच अनन्या एक गहरी सोच में थी। उसे अपने दादाजी की कही एक बात याद आ रही थी। अनन्या बेटे, अभिनव तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी है, और हमेशा याद रखना, जब भी तुम पर या सिंह इंडस्ट्री पर कोई भी मुसीबत आएगी ना, तो अभिनव ही तुम्हें उससे बाहर निकालेगी। सामने चल रही बहस को देख अनन्या जोर से चिल्लाती है, चिराग, ये मत भूलो ये कंपनी मेरी है और हर डिसीजन का वीटो पावर मेरे पास है। सिट डाउन। अभिनव, बैठो और जल्दी कहो। अनन्या को चिराग पर चिल्लाता देख अभिनव को बहुत खुशी हुई। रविकांत ने अभिनव को अपने बगल वाली कुर्सी पर बिठाया। बैठते ही सामने रखे पानी के गिलास को अभिनव ने एक सांस में गटक लिया। अनन्या, मुझे सबसे पहले कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए होगी, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए होगी एंड बैलेंस शीट देखनी होगी। उससे पहले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दिस इज टू मच। हम ऐसे किसी के साथ भी अपने कंपनी के डिटेल्स नहीं दे सकते। मौतिक, लैपटॉप पास करो। अनन्या, तुम अभी भी इस गधे की बात सुन रहे हो? लैपटॉप पास करो। चिराग, why don't you mind your language, हाँ? क्यों भूल जाते हो कि अभिनव मेरा पति है? 2 साल में पहली बार अभिनव ने अनन्या को उसके लिए लड़ते हुए देखा था।
अनन्या, मुझे स्टेटमेंट्स में बहुत सी इरेगुलरिटीज दिख रही हैं। हमारे इन्वेस्टर्स के छोड़ जाने का एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट की काफी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें मुझे डाउट है। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये सब तो हवाई बातें हैं। ये बताओ कि कंपनी को दिवालिया होने से कैसे बचाओगे तुम? गिरते हुए शेयर्स को कैसे कंट्रोल करोगे तुम? अभिनव, अनन्या, में कंपनी के शेयर्स बायबैक करने होंगे। ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें क्या लगा अभिनव? ये सब हम लोग ने डिस्कस नहीं किया होगा? अभिनव, हमारे पास फंड्स कहाँ हैं? Yeah, right, okay. Let me make a call. इतना कहते ही अभिनव ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर अनन्या के साथ सबके होश उड़ गए। चिराग और मोती की आंखें फटी की फटी रह गई। या मिस्टर अकरम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एके प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट से सिंह इंडस्ट्रीज के अकाउंट में अभी के अभी 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कीजिए। दूसरी बात, एके प्राइवेट लिमिटेड और सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर जो है वो उसको पब्लिकली अनाउंस कीजिए अभी। और हाँ, आहूजा कॉर्पोरेशंस के जितने भी शेयर्स हैं सब खरीद लीजिए जल्दी। रविकांत अभिनव की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अनन्या अभिनव की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका घर जमाई पति इतनी बड़ी कंपनी के मालिक से बात कर उसकी सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर करवा रहा था। अभिनव, कौन हो तुम? ज्यादा दूर भागे नहीं होंगे, उस तरफ देखो तुम लोग। संजय के हाथ में गोली लगी थी। वो और अभिनव रात के अंधेरे में एक पतली सी गली में छुपे हुए थे। बेटा, जल्दी बाहर आ जाओ। अभिनव, मेरी बात सुन बेटा, यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। बाहर सड़क पर उनकी गाड़ी खड़ी थी और उसी गाड़ी के पास खड़ा था राणा। अभिनव, बाहर आओ बेटा, समझ गए? जिसने संजय को गोली मारी थी। नहीं पापा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिद मत कर अभिनव। बेटा देख, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। अब जो भी करना है तुम्हें करना है, सब कुछ तुम्हें संभालना है। और मेरी बात सुन, एक बार यहाँ से जाए उसके बाद दोबारा मुड़ के मत देखना, ठीक है? संजय ने कहा और अपनी उंगली में से एक सोने की अंगूठी निकालकर अभिनव को थमा दी। उस पर टी लिखा हुआ था। और एक बात हमेशा याद रखना, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है, समझ गया ना टाइगर? संजय ने अभिनव के माथे को चूमा। रन टाइगर, रन टाइगर, रन! और अपनी बंदूक लेकर उन लोगों का सामना करने के लिए गली से बाहर निकल गए। संजय जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो राणा ने संजय पर बंदूक तान दी। टाइगर! इसका चेहरा मत भूलना! अभिनव चिल्लाया और अचानक से उसकी नींद खुल गई। पसीने में तरबतर अभिनव अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। 18 साल, पिछले 18 सालों से ये सपना इसी तरह से अभिनव को परेशान कर रहा था। अभिनव ने पहले अपनी उंगली में पहनी उस अंगूठी को देखा और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। अभिनव गुड़गांव में रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था। हालांकि इस काम में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसके पास ये करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 18 साल की उम्र में उसने अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी। जब भी वो वैभवी को देखता तो अपने सारे दुख भूल जाता था और आज तो वैभवी का जन्मदिन था, इसलिए अभिनव जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता था। अंकल, ये केक कितने का है? 600 का है। और ये पेस्ट्री? वो 60 का है। एक दे दीजिए। असल में अभिनव और वैभवी ने
ये तय किया था कि वो पैसे जोड़कर अपने लिए किराए का एक बड़ा घर लेंगे, इसीलिए वो पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते थे। थैंक यू। कुछ देर के बाद जब वो वैभवी के घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा वहाँ काफी रंगीन लाइट्स जल रही थी और वहाँ से तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वैभवी, ये सब क्या है? ये कौन है वैभवी? देख नहीं रही है, डिलीवरी बॉय है। पर हम तो केक मंगवा चुके थे ना, फिर तूने पेस्ट्री क्यों मंगवाई? ओह, याद आया, ये तो वही डिलीवरी बॉय है ना जिसको तू डेट कर रही थी। ओह कम ऑन यार वैभवी, तेरा स्टैंडर्ड इतना गिर जाएगा मुझे नहीं पता था। बेब, हैप्पी बर्थडे बेब। अभिनव देवेन को अच्छी तरह से जानता था। वो एक बड़े बाप का लड़का था और हर वक्त वैभवी के आसपास मंडराता रहता था। देवेन को यहाँ देखते ही अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था। उसके आगे अभिनव के हाथ में लटकी पेस्ट्री की थैली कुछ भी नहीं लग रही थी। थैंक यू। मेरी वैभवी को छूने की तेरी हिम्मत कैसे? Stop it। दोस्तों, तुम लोगों को मेरे ऊपर डाउट था ना, मेरे स्टैंडर्ड्स पर डाउट था। अब बताती हूँ मेरे स्टैंडर्ड्स क्या हैं। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। What? और नहीं तो क्या, बेचारी कब तक तुझ जैसे गरीब के साथ ऐसी आधी पेस्ट्री खाती रहेगी। मत क्या गरीब तो ये तुमने ठीक नहीं किया वैभवी। और अभिनव वहाँ से निकल गया। वो उन दोनों की शक्ल अब और नहीं देखना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। हर घूंट के साथ उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा था जिसमें देवेन वैभवी के गालों को चूम रहा था। ये तुमने अच्छा नहीं किया वैभवी, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ, बहुत गलत किया। अभिनव धोखे के नशे में डूबकर बेहोश हो चुका था, लेकिन उसके लिए ये रात यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। उधर जब अभिनव सड़क पर बेहोश हो गया था, तब इधर सनी सिंह अपनी गाड़ी में बैठा बेचैन हो रहा था। सनी सिंह की बहन अनन्या उसके गले का कांटा बन गई थी। सनी अपने दादा हरदेवपाल सिंह की नजर में आने के लिए और अनन्या को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता था, और आज वो अपनी गाड़ी में अपने आदमियों के साथ निकल पड़ा था अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए। जल्दी करो, गाड़ी में डालो इसे। सुबह होने से पहले अगर हमने इसको अनन्या के कमरे में नहीं डाला तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्विक क्विक। सनी के आदमी अभिनव को उठाकर सीधा रूम नंबर 409 में घुस गए। इसके कपड़े उतारो और बेड पे लिटाओ उसको। कपड़े उतारो उसके। उन्होंने अभिनव को बहुत आहिस्ते से उस बिस्तर पर लेटा दिया। वहाँ पहले से सनी की बहन अनन्या सोई हुई थी। सुबह जब अभिनव ने करवट बदली तो उसका हाथ एक नरम हाथ से टकरा गया। अभिनव की नींद टूटी और उसने देखा कि वो एक अनजान लड़की के बगल में लेटा हुआ था। कौन हो तुम? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? वो भी इस हाल में? छी 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 छी। शेम ऑन यू बहना। मुझे तो तुम्हारे पर हमेशा से डाउट था। कितनी बार मैंने दादाजी को समझाया, बोला, पर हर बार बोले मेरी अनन्या ऐसा नहीं कर सकती। लो, कर दिया तुम्हारी अनन्या ने ऐसा। अब पता है दादाजी को उनकी पोती की ये चल रही है इनका से लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए
मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। भाई मुझे नहीं पता, भरोसा करिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं जानती तक नहीं इस लड़के को, नहीं जानती भाई। मैं भी, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। इससे पहले कि अभिनव सफाई देता, अनन्या और सनी के दादा हरदेव पाल सिंह कमरे में पहुंच चुके थे। उनके पहनावे से समझ आ रहा था कि वो बहुत अमीर आदमी थे। अनन्या को इस हाल में देख उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादाजी, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। अनन्या, तुम्हें अच्छे से नियम पता थे, फिर भी तुमने सारे नियम तोड़ दिए। नहीं दादाजी, नहीं। और तू? जब अभिनव की नजर हरदेव से मिली तो उसे लगा कि वो अपनी आंखों के सामने मौत देख रहा है। तूने मेरी पोती के साथ आज से हमारे परिवार के कानून के हिसाब से तू सिंह परिवार का दामाद है। क्या? हम दोनों के बीच में लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है। दादाजी, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं किया है ना तुम दोनों ने? तो क्या ये था? इससे पहले कि अभिनव कुछ समझे, हरदेव के आदमियों ने उसे मारना शुरू कर दिया था। अभिनव हरदेव की उम्र का लिहाज कर रहा था, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया था। अनन्या, इसे हॉस्पिटल भेज देना ताकि शाम को अकरम की पार्टी में आने के लिए ठीक ठाक से तैयार हो जाए। और याद रखना, मुझे शाम को अकरम की पार्टी में ये तुम्हारे साथ जरूर नजर आना चाहिए। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? क्यों? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वहां जाकर अभिनव शाम को होने वाली पार्टी के लिए तैयार होने लगा। उसे हरदेव और उसके आदमियों का डर नहीं था। वो जानता था कि अनन्या पहले से काफी मुश्किल में थी और वो अपनी वजह से उसकी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहता था। अभिनव के पास ले देकर सिर्फ एक ब्लेजर था, वो भी उसके पापा का। वो जगह जगह से फटा और उधड़ा हुआ था, लेकिन जब अभिनव ने उसे पहना तो उसकी खूबसूरती ने ब्लेजर की सारी कमियां ढक दी। अभिनव का अंदाजा सही था। अनन्या का घर काफी बड़ा था। वो एक अमीर परिवार की लड़की थी। जितना अभिनव महीने का कमाता था, उतने की अनन्या ने सैंडल्स पहनी हुई थी। अनन्या की आंखों में दिख रहा था कि वो अभिनव से कितनी नफरत करती थी। अभिनव भी पार्टी में इतने बड़े लोगों के बीच जाने से घबरा रहा था। उसी घबराहट में उसने कब अपने पापा की अंगूठी को उंगली में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। इस अंगूठी को उतार दो प्लीज, बहुत गंदी लग रही। सॉरी, पर ये अंगूठी मेरा सब कुछ है। अकरम का घर किले जैसा था, जिसके चारों तरफ बाउंसर्स बंदूकें लिए खड़े थे। जैसे ही अनन्या और अभिनव अंदर आए तो इतने में उसकी नजर देवेन से टकरा गई। कौन है? तू यहाँ क्या कर रहा है साले? It's my husband. अनन्या, पागल हो गई हो तुम? इस सड़क छाप में ऐसा क्या देख लिया? किससे शादी कर ली? जुबान संभाल के बात कर। नहीं तो क्या कर लेगा तू? बोलना, क्या कर लेगा? देवेन भी तैश में आ गया। अभिनव उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था। इतने में उन दोनों का झगड़ा देख पार्टी का ऑर्गेनाइजर अकरम वहाँ पहुँच चुका था। क्या हो रहा है यहाँ? अकरम सर, देखिए ना इस आदमी को, ये क्रिमिनल है, जबरदस्ती आपकी पार्टी में घुसाया। इधर आओ। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? एक्चुअली ये मेरे पति है। अकरम को अनन्या की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुम इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं हो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहाँ से। थैंक यू अकरम सर।
अनन्या तुम भी इससे दूर हो, साला गरीब कहीं का। रुको। अकरम भागते हुए अभिनव के पास गया और उसकी अंगूठी को देखने लगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। अच्छा चलो। अकरम ने कहा और अभिनव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। अनन्या, देवेंद्र, सनी और पार्टी में मौजूद बाकी लोग ये देख हैरान हो गए थे। कुछ देर बाद जब वो अकरम के कमरे में पहुंच गए तो अकरम ने दरवाजा बंद किया और अभिनव के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी ये अंगूठी देखना चाहता हूँ। क्यों? डरो मत, मैं इसे मांगने वाला नहीं हूँ, बस मुझे इसमें कुछ देखना है, प्लीज। टाइगर? टाइगर? अभिनव ने अकरम के मुंह से ये शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। उसे अचानक से अपने पिता के वो आखिरी शब्द याद आ गए जो उन्होंने अभिनव से विदा लेते हुए कह दिए थे। रन टाइगर, रन टाइगर, रन! लेकिन अभिनव हैरान था, उससे समझ नहीं आ रहा था कि अकरम ये सब कैसे जानता था। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया टाइगर। टाइगर? हाँ, पिछले 18 सालों से मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तुम हमारे टाइगर हो, हमारी हजारों करोड़ों की एम्पायर के वारिस, जिसे हम 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय गढ़वाल और राणा अग्निहोत्री। वो देखो। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद थे। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वो सपना फिर से हरा हो गया जो वो हर सुबह देखकर उठता था। उस रात अभिनव के पिता को जिस आदमी ने गोली मारी थी वो राणा था। अभिनव की जिंदगी रातों रात पलट चुकी थी। उसके साथ जो हुआ उस पर उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ में अपने पिता की तस्वीर थी, लेकिन उस तस्वीर में वो गुस्से से भरी निगाहों से राणा को देख रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो अभी के अभी अपने पिता की मौत का बदला ले लेता। मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, इतने सालों तक तुम थे कहां? कहां थे तुम? पापा के जाने के बाद मैं एक अनाथ आश्रम में पला बढ़ा। कई सालों के बाद वहां से निकला, काम करने लगा ताकि पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सकूं। लेकिन इस दौरान आप लोगों ने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? टाइगर, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पापा के जाने के बाद माफिया वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई थी। हम उसे भी संभाल रहे थे और तुम्हें भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हारा चेहरा भी बदल रहा था, इसलिए तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिलहाल अब तुम मिल गए हो। अब तुम्हें देखकर मोंटी और बाकी सब लोग बहुत खुश होंगे। मोंटी का नाम सुनते ही अभिनव को गुस्सा आ गया था। मोंटी एक गद्दार का बेटा था। अभिनव ना तो उस गद्दार के बेटे से मिलना चाहता था और ना ही बात करना चाहता था। लेकिन पापा ने तो मुझे कभी इस माफिया ग्रुप के बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो चाहते तो मुझे बता भी सकते थे। तब तुम बहुत छोटे थे, शायद इसीलिए संजय ने तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखा। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। अब तुम मिल गए हो तो मुरझाया हुआ द माफिया किंग फिर से जिंदा हो जाएगा। चीयर्स। अभिनव के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राणा का राज अकरम और बाकी लोगों को पता क्यों नहीं चला और क्यों एक गद्दार का बेटा अभिनव की गद्दी पर बैठा हुआ था। इससे पहले कि अभिनव अपने आप को कोई जवाब दे पाता, अकरम उसके पास आया और उसने अभिनव को 50 करोड़ रुपए का एक चेक थमा दिया। ये लो, इसे रख लो। जब तक तुम टाइगर की पोजीशन नहीं पा लेते तब तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अभिनव ने अकरम के हाथ से चेक लिया और उसे देखने लगा। उसकी जिंदगी पलट तो गई थी, लेकिन अभी भी
ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब उससे नहीं मिले थे। एक बात और, तुम्हारी असली पहचान के बारे में फिलहाल किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए, इसलिए अभी तक जैसे जीते आए थे वैसे ही जीते रहना, समझे? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर आ गए। इधर अनन्या चिंता भरी निगाहों से उस कमरे के दरवाजे को देख रही थी जिसमें अभिनव और अकरम थे। वो ये जानने के लिए बेताब थी कि उन दोनों के बीच अंदर क्या बात हो रही थी और अभिनव को आने में इतनी देर क्यों लग रही थी। लगता है आज अभिनव अपनी दवा चखेगा। ऐसे कितने दुख की बात है ना, शादी के बाद बेचारा ऐश करने से पहले ही मर जाएगा। ये सुन अनन्या को झटका लगा। वो जानती थी कि अकरम के लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। अकरम सर जैसे गटर के चूहों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, साफ कर देते हैं। देखना ये भी नहीं बचेगा। इसे कहते हैं शादी करके मर गया, वो बात सच हो जाएगी। ये अनन्या को ये सुनकर बुरा लगा। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की मौत पर खुश कैसे हो सकता था? प्लीज एटलीस्ट उसके बारे में इस तरह से बात तो मत करो। तो कैसी बातें करें? जिसके जैसे लक्षण होते हैं ना, उसके बारे में वैसी ही बातें होंगी। देवेन सही कह रही है वो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें उसके बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मेरे दादाजी ने कहा था कि मरे हुए लोगों के बारे में ना गलत बात नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि अनन्या कुछ कहती, अकरम अभिनव को लेकर बाहर आ रहा था। अभिनव के बदन पर एक छोटी सी खरोच भी नजर नहीं आ रही थी। जब देवेन और सनी ने ये देखा तो उनका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। इसे देख कर तो लग ही नहीं रहा है कि अकरम सर ने इसे हाथ भी लगाया है। वैसे जितनी देर तक ये दोनों कमरे के अंदर थे, अब तक तो इसकी नाक टूटी हुई होनी चाहिए थी, पर ये तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूं। ये अभिनव, मेरे सबसे पुराने ड्राइवर का बेटा, मेरे लिए बहुत अजीज है ये। अकरम ने जैसे ही अभिनव का सबसे परिचय करवाया तो देवेन और सनी खुश हो गए, लेकिन अनन्या को यह सुनकर झटका लगा। एंजॉय द पार्टी प्लीज। इतने में अकरम ने कहा और अभिनव को अकेला छोड़ बाकी लोगों से मिलने के लिए निकल गया। देवेन और सनी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अकरम अभिनव को इतना भाव क्यों दे रहा था। अभिनव को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि सनी और देवेन उसके बारे में क्या सोच रहे थे। उसकी आंखों के सामने बस रह रहकर अपने पिता की शक्ल आ रही थी। उसे वो रात याद आ रही थी जिस रात को राणा ने संजय को गोली मारी थी। अभिनव को ये भी याद आया कि उसे खुद भी गोली लगी थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होने की वजह से वो बच गया था। मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने पैरों पर बाहर भी आ पाओगे। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही थी? ओ प्लीज, मुझे चिंता नहीं हो रही थी, बस तुम्हें तो अपनी चिंता होनी चाहिए ना। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो थोड़ा बच कर रहो। अकरम सर ने तेरे से अंदर क्या बात की बता। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर देवेन जैसा कहता तुझसे सवाल पूछे तो उसे जवाब मत देना। देवेन ने उसे गाली दी, लेकिन अभिनव पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके दिमाग में इस वक्त पहले से ही कई जरूरी चीजें घूम रही थी। इसके बाद पूरी पार्टी के दौरान अनन्या ने अभिनव से कोई बात नहीं की। मेरा घर यहाँ से पास में है, वहीं ले लो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ रही हूँ? तुम्हारी हालत ऐसी है तो पता नहीं तुम्हारी घर की हालत कैसी होगी। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे साथ नहीं रहोगी तो किसके साथ रहोगी? सुनो, अपनी ये 2 कौड़ी का लॉजिक ना अपनी जेब में रखो। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे बिस्तर में कैसे आए? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहने नहीं आ रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, ठीक है? और अगर इन फ्यूचर मजबूरी भी रहे ना तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, तुम मेरे घर रहने आओगे एक नौकर की तरह, समझे? अभिनव ने पहले उसे देखा और फिर अपनी उंगली में पहनी हुई उस अंगूठी को देखने लगा। अगर आज वो अंगूठी नहीं होती तो पता नहीं उसका क्या होता। अगली सुबह जब अभिनव का अलार्म बजा तब वो फिर से वही सपना देख रहा था। अलार्म की आवाज सुन
वो झटके से उठा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने उठते ही मन ही मन सबसे पहले अकरम को धन्यवाद दिया, जिसने उसके पिता की कंपनी को इतने सालों बाद भी जिंदा रखा, लेकिन साथ ही उसे अपने पिता को खोने का मलाल भी था। इसी ख्याल के साथ अभिनव बिस्तर से उठा और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अकरम के हिसाब से उसकी डिलीवरी बॉय की जॉब उससे अपनी पहचान छुपाने में काफी मदद कर सकती थी। अभिनव ने अपनी जेब में अकरम का दिया हुआ चेक डाला और घर से निकल गया। 1 घंटे बाद जब वो अपनी बाइक से ऑफिस आया और कॉरिडोर में चलने लगा तो उसे पीछे से आवाज आई, ए डिलीवरी बॉय। यह आवाज उसके साथ काम करने वाले हरीश की थी। उसे ऑफिस में अपना काम करने की नहीं, अभिनव को चिढ़ाने की तनख्वाह मिलती थी। क्या हुआ, कुछ काम है? मुझे देर हो रही है। हाँ, अबे तुझे किसी मीटिंग में जाना है, बॉस तुझे बुला रहा है। और भाई कल तू कहाँ चला गया था बिना बताए? अपने बाप की बारात में गया था क्या? ये सुन अभिनव की नसें गुस्से में फटने को आई थी। वो चाहता तो अभी हरीश के सारे दांत एक मुक्के में अलग कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और उसकी बात का जवाब दिए बिना अपने बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा क्या है गुड इस मॉर्निंग में? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में उसके बॉस ने आगे कहा, कल तुम बिना बताए चले कैसे गए? अभिनव के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। वो चाहता तो अपने बॉस को कोई बहाना बनाकर टाल सकता था, लेकिन अभिनव झूठ नहीं बोलना चाहता था। कल कितनी सारी डिलीवरी थी, तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ तुम्हें पता है? पर सर मुझे महीने में कैजुअल लीव तो मिलती है, तो शट अप! काम तो तुमसे होता नहीं है, बस बहस करने चले आते हो। ये कंपनी तुम्हारे बाप की है। ये सुनते ही अभिनव का पारा गर्म हो गया था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और घूरते हुए अपने बॉस को देखने लगा। घूर क्या रहा है? अपना सामान बांध और निकल यहाँ से। You are fired! अभिनव को ये सुनकर झटका नहीं लगा। असल में वो जानता था कि उसके साथ ऐसा कुछ बहुत जल्दी हो सकता था। उसका बॉस और देवेन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कल पार्टी में अभिनव ने देवेन को जिस तरह से जवाब दिया, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर देवेन जैसा कहता तुझसे सवाल पूछे तो उसे जवाब मत देना। उससे उसे समझ आ गया था कि आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। जो मैंने पूरा महीना काम किया है उसकी सैलरी दे दीजिए। सैलरी? तेरी वजह से हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अगर मैं तेरी सैलरी से भी करूँ ना तो भी तुम्हें अपनी जेब से 10,000 रुपए देने पड़ेगी। शुक्र मना कि वो मैं तुझसे नहीं मांग रहा, इसलिए चुपचाप निकल यहाँ से। क्या बोल रहे हो सर आप? क्या मेरे एक दिन आने का 25,000 का नुकसान हो गया? मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाएगी। सैलरी दीजिए। सैलरी? रुक, अभी देता हूँ तुझे तेरी सैलरी। उसके बॉस ने कहा और टेबल पर रखी घंटी बजा दी। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और 4 बाउंसर अंदर घुस आए। उठाकर बाहर पटको साले को। बॉस के मुंह से ये सुनते ही वो चारों अभिनव पर धावा बोलने के लिए टूट पड़े, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई अभिनव पर हमला कर पाता, अभिनव ने उन्हें पटकनी दे दी थी। उसने किसी का हाथ तोड़ा तो किसी का पाँव, किसी के पेट में मुक्का मारा तो किसी के पेट पर लात। देखते ही देखते बॉस के सारे आदमी ढेर हो गए थे। बॉस ये देख भौचक्का रह गया था। अभिनव अब सीधा बॉस के पास आया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, बॉस ने घबराहट में अपने ड्रॉर से कैश निकाला और कांपते हाथों से अभिनव को थमा दिया। अभिनव ने कैश देखा और बॉस की गर्दन छोड़ वहाँ से बाहर निकलने लगा। इससे पहले कि वो बाहर आता, उसने बॉस की आंखों में देखा और बोला, और एक बात याद रखना, अगर आज के बाद किसी के बाप पे गया ना तो गर्दन तेरी होगी, पंजा मेरा। ये सुन बॉस के होश उड़ गए थे। उसे पता था कि अभिनव एक गुस्सेल आदमी है, लेकिन उसने कभी उसका गुस्सा देखा नहीं था। इधर अभिनव भी जब ऑफिस से बाहर आया तो उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। अभिनव ने फोन उठाया। हेलो, कौन? टाइगर, अकरम। हाँ कहिए। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, वो भी हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, और साथ ही साथ तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार भी, बलराज। मैं चाहता हूं कि बलराज को पता चल जाए कि हमारा टाइगर वापस लौट आया है, इसलिए शाम को साथ में डिनर करेंगे होटल सफायर में। एड्रेस तुम्हें भेज रहा हूं, ठीक है? सिया, बाय।
क्या आपको सच में लगता है मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? वो अभी तक बलराज के नाम से कांप रहा था। अकरम भी उसकी घबराहट समझ गया था। बलराज जी, सिर्फ बलराज कहो। तुम टाइगर हो यार, और जंगल में सारे जानवर टाइगर के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन टाइगर कभी किसी जानवर के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो शाम को मिलते हैं, बाय। अकरम के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो अब उस टाइगर जैसा महसूस कर रहा था जो जू से निकलकर जंगल में आ गया हो। अभिनव अपने पुराने ऑफिस से निकलने के बाद अपने घर आ गया था। वो इतने आराम से अपने बिस्तर पर आखिरी बार कब लेटा था उसे याद ही नहीं था। वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहा था। पिज्जा डिलीवरी। सर, ऑर्डर सिर्फ 500 का था, आपने मुझे 1000 क्यों दिए? तुम डिलीवरी वाले बहुत मेहनत करते हो दोस्त, ये 500 रुपए तुम्हारी टिप। थैंक यू सर। इधर अभिनव उस पिज्जा बॉक्स को ध्यान से देख रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिरी बार पिज्जा कब खाया था। वैभवी और अपने लिए घर लेने के चक्कर में उसने अपनी कितनी इच्छाओं को मारा था, इसका एहसास उसे आज हो रहा था, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। शाम को अभिनव होटल सैफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। अभिनव के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था। जैसे उसने होटल को बाहर से देखा तो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतने बड़े होटल को इतने पास से नहीं देखा था। रुको, अंदर का जा रहा है? अंदर ही जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? अंदर जाना है तुझे? तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अंदर जाने दूंगा? क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर? अभिनव समझ गया था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके कपड़े देखकर उसे जज कर रहा था। सुन, मैं तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, फालतू का तमाशा मत कर, निकल यहाँ से। कैसे जानता है तू मुझे? रिश्तेदार है मेरा, जब मैं अंदर जाने के लिए आया हूँ तो वापस क्यों जाऊंगा? ये होटल क्या तेरे बाप की है? बोलना। ये सुनते ही अभिनव का माथा गर्म हो गया, लेकिन उसने गुस्से में कुछ नहीं किया। वो शांत रहा ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। अभिनव 2 कदम पीछे हटा और उसने फोन निकालकर अकरम को फोन मिला दिया। हाँ टाइगर, कहाँ पहुँचे? मैं ये होटल की एंट्री पे हूँ अकरम। हमारा टेबल नंबर क्या है? टेबल नंबर? अरे मैं इस होटल का मालिक हूँ, मुझे टेबल बुक करने की जरूरत नहीं है। तुम अंदर जाओ, आराम से बैठो, बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ। मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई ये सिक्योरिटी वाला खड़ा है, वो कह रहा है कि मेरे जैसे इंसानों को अंदर नहीं जाने देता है। वो नहीं, ये कथा। तुम एक काम करो, बस 10 मिनट में मैं पहुँचने वाला हूँ, तुम वेट करो, ठीक है? और ये इस ऑफिसर की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ठीक, नहीं कोई बात नहीं। क्यों? बहुत हीरो बन रहा था ना? मैंने कहा था मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा। अगर प्रधानमंत्री को भी कॉल करेगा ना तब भी नहीं, समझा? चल निकल यहाँ से। अरे वो देखो, तुम्हारा निठल्ला एक्स। आजा मजे लेते इसके। इससे मैंने अपना बॉयफ्रेंड कभी माना ही नहीं। वैसे भी मैं अपनी से छोटे लोगों से बात नहीं करती, मुंह नहीं लगती, उन्हें बॉयफ्रेंड क्या बनाऊं? तुम छोटे आदमी के मुंह नहीं लगती होगी, लेकिन ये छोटा आदमी तुम्हें एक सलाह देना चाहता है। इंसान की पहचान उसकी जुबान से होती है, जुबान संभाल के बात करो, वरना किसी दिन यही जुबान तुम्हारी जान ले लेगी। वाह, क्या बात कही है, ताली बजाओ। वेरी नाइस। तो फिर तुमसे तुम्हारे पैर क्यों नहीं संभाले गए? यहाँ कैसे चले आए? पिए हुए हो क्या? अकरम ने बुलाया मुझे यहाँ पे। अच्छा, अरे हाँ याद आया, अकरम सर ने उस दिन कहा था तू उनके किसी ड्राइवर का बेटा है, तो यहाँ अपने बाप की जगह ड्राइवर की नौकरी मांगने आया क्या? सही है, लेकिन वो रखेंगे नहीं, तेरे जैसे गरीब को वो ड्राइवर भी नहीं रखेंगे। आए हो मतलब तुम्हें बुलाया नहीं गया? वो उठा के चले आए। भिखारी कहेंगे। आया नहीं हूँ, बुलाया मुझे, अकरम ने बुलाया है। मुझे पता ही था ये कोई पागल है। तभी वहाँ एक काले रंग की चमचमाती हुई महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। सभी पलटकर गाड़ी को देख रहे थे। अकरम गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ एक और आदमी था। वो देखने में लंबा चौड़ा और मजबूत था। वो और कोई नहीं बल्कि बलराज था। वो एक बहुत ही फेमस कपड़ों की कंपनी का मालिक था और साथ ही द माफिया किंग का एक मजबूत पिलर। उसे देख अभिनव की आंखें खुली की खुली रह गई।
उसने बलराज के बारे में सुना था। क्या आपको सच में लगता है मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? उसे तस्वीरों में देखा था, लेकिन तस्वीरों में देखने और सामने से देखने में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा था। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर बलराज उससे क्यों मिलना चाहता था। क्या चल रहा है यहाँ? सॉरी सर, लेकिन इस आदमी ने मुझे और कस्टमरों को काफी परेशान किया हुआ है। मैं स्टोर को अंदर जाने से रोक रहा हूँ तो ये यहाँ पे तमाशा कर रहा है। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चोर कहने की? तुम होते कौन हो इसे अंदर जाने से रोकने वाले? ये होटल तुम्हारे बाप ने खोल रखा है क्या? ये मेरा मेहमान है और तू आज के बाद इस होटल के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। गेट लॉस्ट। सॉरी सर। आई एम सॉरी टाइगर, इस बेवकूफ की वजह से। नहीं, असल में तो छोटा आदमी का दुश्मन बना हुआ है आज की। आओ चलो। अकरम ने अभिनव को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। अभिनव अकरम के पीछे चला जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बलराज भी अपने भारी भरकम पैरों के साथ अभिनव के पीछे आ रहा था। कुछ देर के बाद वो होटल के एक आलीशान से कमरे के बाहर आ चुके थे। इससे पहले कि वो अंदर जाते, होटल का मैनेजर उनके पास आया और बोला, गुड इवनिंग सर, वेलकम सर, कैन आई गेट समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू? एक काम करो, जो भी लीकर अवेलेबल है उसकी लिस्ट भिजवा दो। श्योर सर, बट सर इफ यू डोंट माइंड, अपने होटल में जितनी भी लिकर्स अवेलेबल हैं मुझे सबके नाम याद है। वी हैव टकीला विच इज ऑफ 5 लाख रुपीज, वोडका 8 लाख रुपीज, इसकी 10 लाख रुपीज एंड वी हैव जिन जो कि 12 लाख रुपए की। सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? क्या है कि आज मेरे यहाँ बहुत खास मेहमान आए हैं, तो इसलिए जो सबसे महंगी है वो भिजवा दो और बाकी सब चीजें। श्योर सर, आई विल गेट द बेस्ट लिकर फॉर ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अकरम, होटल तेरा, शराब तेरी, फिर भी तुम्हारा ये मैनेजर तुझे तेरी शराब की रेट क्यों बता रहा था, जबकि तू कोई भी चूज कर सकता है? वो इसलिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैं दिन देखकर शराब मंगवाता हूँ और आज का दिन मेरे लिए, इनफैक्ट हम सबकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए मैंने हम तीनों के लिए महंगी शराब मंगवाई। सो लेट्स एंजॉय। अच्छा आओ। ओके, लेट्स एंजॉय। अब तुम्हें यहाँ अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। ये रूम प्राइवेट भी है और सबसे सेफ भी। बैठो। वो एक आलीशान कमरा था। वो तीनों बैठ गए। तब अभिनव बलराज को बहुत ध्यान से देख रहा था। बलराज, आज मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है। हमें संजय का बेटा टाइगर मिल गया है, लेकिन फिलहाल वो अंडरकवर है, इसलिए उससे तुम्हें मैं बाहर नहीं मिलवा सकता था। सर, योर स्नैक्स एंड ड्रिंक। सर। Sure. Cheers. Cheers. तो यही है टाइगर? हाँ, ये है हमारा टाइगर। और मैं चाहता था ये हमारी टीम के बड़े और भारी मेंबर्स से मिलने, और मिलने के बाद जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उस तरफ बढ़ने में ये हमें लीड करे। माफ करना दोस्त, पर मुझे थोड़ी हंसी आ रही। वो क्या है ना, सब कुछ तो तू ही बोल रहा है। हमारा ये टाइगर गूंगा है क्या? हाँ? बलराज, तुम्हें टाइगर के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माफ करना दोस्त, माफ करना। बोलनेस अच्छी लगी मुझे तुम्हारी। अच्छा, हो गए तुम बॉस, लेकिन ये मत भूलना तुम किसके सामने बैठे हो। टाइगर हूं मैं। टाइगर ना ही चुप रहता है, ना ही धीरे बोलता है।
टाइगर सीधा धाड़ता है। तो तुम टाइगर हो, ठीक है। तो टाइगर ये बताओ, इतने सालों से कहां थे तुम? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतने सालों के बाद तुम हमारे सर पे आके बैठ जाओ और हम मान लेंगे कि तुम टाइगर हो। मजाक तो नहीं हो रहा है यहाँ? क्यों अकरम, सही कहा ना? और जिस गति की तुम बात कर रहे हो ना, उसको लिया नहीं चाहता, कमाया चाहता है। आई बात समझ में? अच्छे से जानता हूँ, छीनना मेरे खून में भी नहीं है। मैं इतने सालों से कहाँ गायब था, क्या कर रहा था, ये सब समझाने का तो हमारे पास टाइम नहीं है शायद। और रही बात कि मैं टाइगर हूं या नहीं हूं, ठीक है, तुम तरीका बताओ, साबित कर दूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। अकरम ने मुस्कुराते हुए अभिनव को देखा। उसकी आंखों में अभिनव के लिए गर्व की भावना झलक रही थी। उसने जितना सोचा था, अभिनव उससे भी खूंखार था, लेकिन बलराज के माथे पर शिकन बरकरार थी। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो इतनी जल्दी अभिनव को टाइगर नहीं मानने वाला था। वैसे भी पूरे ग्रुप में अगर बलराज किसी चीज के लिए जाना जाता था तो वो थी उसकी जिद। वो इस बात को नहीं पचा सकता था कि कल को एक बच्चा उसके सर पर बैठकर राज करे। सिर्फ अकरम की शाबाशी से काम नहीं चलेगा प्यारे, पर मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि तुम टाइगर हो। तुमने कहा कि तुम साबित कर सकते हो कि तुम टाइगर हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज देना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? रिलैक्स अकरम, रिलैक्स। लेट्स फाइट, लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो हम मान लेंगे कि तुम टाइगर हो, लेकिन अगर तुम हारे तो हमसे कुछ पैसे लेना और गुड़गांव से कहीं बहुत दूर जाकर सेटल हो जाना। बलराज, क्या कह रहे हो तुम? ये सही नहीं है। लेट्स फाइट। कब करनी है लड़ाई? नहीं टाइगर, होल्ड। देखो, तुम्हें किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। That's it। अकरम, मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। आज जो बलराज मेरे मुंह पे बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कल को कोई गहरा गहरा मेरी पीठ पीछे बोला है। अकरम ने अभिनव की आंखों में संजय जैसे तेवर देखे तो उसने एक गहरी सांस ली और सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। लगभग 1 घंटे के बाद बलराज अभिनव और अकरम के साथ अपनी प्राइवेट एरेना में आ गया था। ये वही एरेना थी जहां पर बलराज अक्सर लड़ाई किया करता था। उस बड़ी सी एरेना में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। एक बार फिर सोचो, मैं आज तक इस रिंग में हारा नहीं हूं। तुम इस रिंग में आज तक इसलिए नहीं हारे हो बलराज क्योंकि तुम्हारा सामना आज से पहले संजय के बेटे टाइगर से नहीं हुआ था। तो अकरम मियां, किस पर दाव लगाओगे? मुझ पर या इस पर? बेवकूफों जैसी बात मत करो। भला टाइगर के होते हुए किसी और पर दाव लगाया जा सकता है क्या? सोच लो, बहुत बुरी तरह पछताओ। दुनिया हंसेगी तुम पर। वो दिखाने लायक नहीं रहोगे। चलो फाइट शुरू करते हैं। अभिनव ने बलराज को ऊपर से नीचे तक देखा। वो देखने में भारी था और अभिनव उसके इसी भारीपन पर वार करने वाला था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। उसने जैसे ही अभिनव पर पहला मुक्का मारा तो अभिनव एक बार को सन रह गया। और एक बात हमेशा याद अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है। समझ गया ना टाइगर? ये किसको लेकर आ गए? ये हम पे राज करेगा? हाँ, मैंने कहा था ना कि कोई भी हमारे सर पे आकर बैठ जाएगा और बोलेगा कि मैं टाइगर हूं, और हम मान लेंगे। बिल्कुल नहीं। कम ऑन,
उसका मुक्का अभिनव की नाक तोड़ता। उससे पहले ही अभिनव को होश आ गया और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। बलराज का मुक्का खाली गया और वो पलटकर अभिनव को देखने लगा। अभिनव गंभीर था। उसे याद आ रहा था कि बचपन से ही उसके पिता संजय ने उसे लड़ना सिखाया था। बलराज को इस बार गुस्सा आया। वो फिर से तेजी से अभिनव की तरफ बढ़ा और अभिनव ने झुक करके उसके पैर पर लात मार दी। बलराज अपने आप को संभाल नहीं पाया। अरे बलराज, सरेंडर कर दो, क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हो? मैं बाहर किसी से नहीं कहूंगा कि तुम टाइगर से हार गए। बलराज एक के बाद एक अभिनव पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अभिनव ने अपने आप को उसके मुक्कों से बचाया। अभिनव ने बलराज को छोड़ा और चुपचाप रिंग के कोने में जाकर खड़ा हो गया। बलराज ने मुश्किल से अपने भारी भरकम शरीर को उठाया और दर्द में कराहते हुए बोला, अकरम, मैं जानता तो बहुत खुश हो गया आज। बलराज की कमर में मोच आई थी और उसने हंसते हुए अभिनव से कहा, कहाँ से सीखा ये सब? जरा पियोगे मेरे साथ? आज की पार्टी मेरी तरफ से। बलराज, ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते हैं कि टाइगर जी, क्या आप मेरे साथ शराब पिएंगे, पार्टी करेंगे? इस तरह। टाइगर जी, क्या आप आज मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे, पार्टी करेंगे? हाँ? ओके? राइट। क्यों नहीं? हाँ नन्ना। देखो, मेरे मम्मी पापा आ गए हैं। जो कुछ भी हुआ है उन्हें सब पता चल चुका है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुम जहाँ भी हो अभी कभी घर आओ। क्या अभी? हाँ, तो इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है। जो किया अब उसे भुगतो। वैसे अकरम, बलराज, अभी तुम लोगों के साथ नहीं चल पाऊंगा। मुझे घर पहुंचना है, मेरे ससुराल, मेरे सास ससुराल में। ससुराल? तुम्हारी शादी कब हुई? लंबी कहानी है, कभी और बताऊंगा। सब ठीक तो है ना? हमें मोंटी को बुलाकर बता देना चाहिए कि नहीं बलराज, अभी फिलहाल इसकी असली पहचान किसी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि टाइगर लौट आया है। ठीक है? मोंटी जो कर रहा है उसे करने दो। चलो मैं निकलता हूँ। और अकरम, तुम्हें याद है ना मुझे वो नई नौकरी के लिए? डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुन अभिनव ने अकरम और बलराज से हाथ मिलाया और वो बाहर आ गया। उसने अपने जाने के लिए एक कैब बुक कर ली थी। टाइगर, ये लो। ये वही शराब है जो हमने होटल में पी थी। अपने सास ससुर को जाकर पिला देना, उनकी सात पुश्तों में किसी ने नहीं पी होगी। इस सब के लिए थैंक यू अकरम। तुम्हें भी वापस आकर हमारी उम्मीदें जिंदा करने की। अब आजा कि अंदर रिंग में ही रहेगा। कुछ देर के बाद गाड़ी अनन्या के घर के बाहर आकर रुकी। अभिनव नीचे उतरा और गहरी सांसें लेते हुए घर के अंदर पहुंच गया। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। अरे वाह, क्या बात है, बहुत एक्सपेंसिव है यार। है? क्या खुशबू है, देख। क्या तुम भी? मुझे तो लगता है ये बॉटल्स कैसे चोरी करके लाया होगा। तुम्हें लगता है इसके जैसा आदमी इतनी महंगी शराब अफोर्ड कर पाएगा? और तुम ये सब क्यों लाए हो यहाँ पे? हमारे बेटी के साथ जबरदस्ती करने के बाद हमें रिश्वत देना चाहते हो तुम? वो भी चोरी की हुई शराब? सॉरी, लेकिन ना ही मैंने किसी के साथ जबरदस्ती की और ना ही कोई चोरी किया। अच्छा, तो फिर मेरी बेटी के साथ तुम्हारा भूत आया हुआ था? तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम मेरी बेटी की जायदाद हड़प कर सको? वरना कहा तुम
और कहा मेरी बेटी। अभिनव को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में किसी ने छुरा घोंप दिया हो। कोई भी उसकी बात सुनने को राजी ही नहीं था। हाँ, ये बात ठीक है कि वो अनन्या के साथ उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। उसे खुद नहीं पता था कि वो अनन्या के कमरे में कैसे पहुंच गया। अगर उसे पहले से ये सब पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता। पर आखिर में अभिनव ने कोई सफाई नहीं दी। उसे पता था कि कोई फायदा नहीं होगा। गूंगे हो, मुंह में जुबान नहीं है तुम्हारे? शर्मिला, बैठ। अभिनव, बैठ जाओ। शर्मिला अभी भी गुस्से में उसे देख रही थी। अभिनव बैठा और राजीव ने आगे कहा, तो वहाँ जो कुछ भी हुआ है हमें उसके बारे में सब कुछ पता है और अनन्या को भी ये मालूम नहीं है कि उसके साथ कैसे हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। चलो, अब जो कुछ भी है, तुम्हारे और अनन्या का रिश्ता तो बदल नहीं सकते। वैसे भी जो कुछ हुआ उसका उसे मलाल नहीं था। अगर वो अनन्या से नहीं मिलता तो वो अकरम से कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो बाहर की दुनिया में अनन्या का नाम भी खराब नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में वो भी नहीं चाहता था कि ये शादी टूटे। तो अभिनव, तुम क्या करते हो? मैं एक डिलीवरी बॉय का काम करता था और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके ये शब्द किसी बॉम्ब की तरह उन दोनों पर गिरे। इससे पहले कि शर्मिला कुछ कहती, राजीव ने कहा, अभिनव, तुम्हें जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी पड़ेगी और वो भी अच्छी वाली। तभी तुम मेरी बेटी के साथ लीगली शादी कर सकते हो। चलो, अब तुम जा सकते हो। अभिनव उठा और बाहर निकलने लगा। इतने में शर्मिला के गुस्से में और एक उबाल आया और वो अभिनव के पीठ पीछे बोली, देखा कितना ढीठ है ये? ओवर कॉन्फिडेंस तो देखो इसका। जेब में 10 रुपए नहीं है और चल ऐसे रहा है जैसे जंगल का टाइगर हो। राजू, तुम्हें लगता है इस जैसे कोई नौकरी पे रखेगा? रखेगा नहीं, रखेंगे। मेरे लिए काम की कमी नहीं है। सुना तुमने? राजीव भी अभिनव की बात सुन हैरान हो गया। इतने में अभिनव शर्मिला के पास आया और बोला, अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई तो क्या आप मुझे ये साबित करने का मौका देंगी कि मैं अनन्या से शादी करने के लायक हूँ? कॉन्फिडेंस है। अरे भाड़ में जाए ऐसा कॉन्फिडेंस। और तुम, नौकरी का मतलब ये नहीं है कि कल के तुम किसी पार्किंग लॉट में जाके बैठो और लोगों की गाड़ियों की रसीद पढ़ो। मेरा मतलब है नौकरी जैसी नौकरी, असली नौकरी, सही वाली नौकरी। और अगर कल तक तुम्हें ऐसी नौकरी मिल जाती है ना, तो तुमने जो कुछ भी अभी कहा उसके बारे में एक बार सोच सकती हो। शर्मिला से ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला को नहीं पता था कि अभिनव कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और घर के अंदर जाने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और उसे पता था कि इस वक्त वो अपने घर नहीं जा सकता था। उसने सोचा था कि वो अनन्या के कमरे में जाकर सो जाएगा। वैसे भी अब दोनों पति पत्नी थे। ऐसे में अभिनव जैसे तैसे उस बड़े से घर में अनन्या के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। क्या है? रात बहुत हो गई, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। तो क्या, तुमने मुझे अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए बुलाया था ना, तो तुम ही जगह दो सोने की। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से तुम्हें अपने कमरे में आने दूंगी? तो मैं और कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं पता, जो करना करो, बट पैर हटाओ वरना मैं तोड़ दूंगी। अभिनव पहले तो नहीं डरा, पर जब दरवाजा उसके पैर को छूने ही वाला था कि उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोली, नौकरों की जगह ना मालिकों के कमरों में नहीं, घरों के स्टोर रूम्स में होती है। ये सुनते ही अभिनव को बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने बस बंद दरवाजे को देखा और हताशा से अपना सिर हिलाने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? कहाँ सोने वाला था अभिनव? और क्या उसे इस घर में कभी इज्जत मिल पाएगी? और क्या होगा जब अनन्या के घर वालों को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चलेगा? मानता हूँ मैं उस दिन शराब के नशे में था, लेकिन इसको भी अपना रूम का दरवाजा खोल के क्या सोने की जरूरत थी? अभिनव अभी भी अनन्या के कमरे के बाहर खड़ा था। उसे पता था कि उसे बाकी कमरों में कोई जगह नहीं मिलने वाली है, इसलिए जहां इस घर के नौकर सोया करते थे अभिनव वहां चला गया। वहां उसे किस्मत से एक बिस्तर खाली मिला और अभिनव उस पर जाकर सो गया।
अभिनव को कब नींद लगी और कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो जल्द से जल्द तैयार हुआ और AK प्राइवेट लिमिटेड पहुंच गया। उसकी नजर सनी पर पड़ी। सनी ने भी उसे देखा और चालाकी से मुस्कुराते हुए बोला, ओहो, देखो तो जरा कौन आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सिक्योरिटी सर, ये फटीचर इंसान अंदर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ अकरम सर को परेशान करने आया है। मतलब तुमको एक एडवाइस दूं, अपनी गरीबी को ना थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लो और उसके हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ो। अब तुम्हारे पिताजी अकरम सर की गाड़ी चलाते थे तो उसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो दोनों दोस्त हो गए। अब जब तुम्हारे पिताजी को उनके आगे पीछे घूमने से कोई फायदा नहीं हुआ तो तुमको कैसे हो सकता है उनके आगे पीछे घूमने से? सनी की बात सुन अभिनव को गुस्सा आ रहा था। वो सनी की बदतमीजी से तंग आ गया था। वो चाहता तो उसे मुक्के से जवाब दे सकता था, लेकिन उसने अपना फोन निकालना बेहतर समझा। वो अकरम को फोन मिलाने वाला था, पर इससे पहले कि वो अकरम को फोन मिला पाता, ये आप लोग क्या कर रहे हो? ये मेरे साथ है। You wanna say something? आप जा सकते हो, आप मेरे साथ चलो। ये देख सनी के होश उड़ गए। उस दिन पार्टी में और यहाँ भी अभिनव ने सनी को गलत साबित कर दिया था। तुम्हें अकरम ने बताया कि मैं क्यों आया हूँ? ये सुनते ही जेनी के कान खड़े हो गए। अभिनव जैसा आदमी जो यहाँ नौकरी लेने के लिए आया था, वो अकरम को अकरम कहकर बुला रहा था। जेनी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया तुमने मेरी बात का? जेनी ने जिस तरह से सॉरी कहा, अभिनव को समझ आ गया था कि वो उसे पसंद नहीं करती थी। जेनी ने इतने में अपनी टेबल पर रखा एक पेपर उठाया। उस पेपर पर उन नौकरियों के नाम लिखे थे जो अभिनव कर सकता था। अभिनव कौन सी नौकरी करना चाहता था, यह अधिकार भी अकरम ने ही उसे दिया था। ये इस पे स्टार्स क्यों बने हुए हैं? इन पोजीशंस पर पहले से कोई ना कोई काम कर रहा है, तो ये पोजीशंस खाली नहीं है। तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी? मैनेजर की पोस्ट चाहिए मुझे। लेकिन मैनेजर की पोजीशन पर पहले से स्टार बना हुआ है। पता है मुझे। तो जिस पोजीशन पर कोई पहले से बैठा हुआ है, तुम उस पोजीशन पर कैसे बैठ सकते हो? तुम क्या उस एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर निकलवाना चाहते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम मुझे ये बताओ कि ये लिस्ट मुझे किसने दी? तुमने? हाँ, लेकिन जेनी, देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने मुझे लिस्ट दी और मैंने अपने पसंद की पोस्ट चूज कर ली। अब आगे क्या करना है वो तुम। वो जो मांग रहा था सोच समझ कर मांग रहा था। वैसे तो पूरी कंपनी ही उसकी थी। वो जल्द से जल्द इसे संभालना चाहता था। ठीक है मिस्टर अभिनव, मुझे आपकी कुछ जानकारियों की जरूरत पड़ने वाली है। कल से आपका ऑफिस शुरू हो जाएगा। परफेक्ट, थैंक यू। लेकिन मोंटी के आ जाने से पहले वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे में उसने मैनेजर की पोस्ट ही मांग ली थी ताकि वो अनन्या और उसके माता पिता के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सके। सनी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिनव वहां क्या लेने आया था। उधर अभिनव को लगा कि अब कल से नौकरी पर जाने के लिए उसे नए कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। कपड़ों के साथ साथ उसे अपना फोन भी बदलने की जरूरत थी। अकरम का दिया हुआ चेक उसकी जेब में ही रखा हुआ था। अब क्योंकि अनन्या के माता पिता आए हुए थे तो उनको और हरदेव पाल को दिखाने के लिए अभिनव जानता था कि उसे उनके साथ उन्हीं के घर में रहना पड़ेगा और नौकरों के कमरे में सोना पड़ेगा। लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो ये साबित कर देने वाला था कि वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट दामाद है। अभिनव अपना चेक से पैसा निकालने के लिए बैंक चला आया। मुझे वो चेक से पैसे निकलवा। तभी उसकी नजर प्रणव से मिली। प्रणव उन लोगों में से था जो अभिनव की गरीबी का मजाक उड़ाया करता था। अरे देखो तो कौन आया है। प्रणव खुद एक बैंकर था। वह अरबपति तो नहीं था, लेकिन उसके पास अच्छी खासी दौलत थी। वह अभिनव को इसलिए जानता था क्योंकि अभिनव अक्सर इस बैंक में डिलीवरी के काम के लिए आया करता था। हालांकि वो दिखने में अभिनव के आगे कुछ नहीं लगता था, लेकिन उसमें और अभिनव में एक ही फर्क था, गरीबी का। चेक से तुम्हें पता है ना, इस बैंक में चेक से पैसे निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ बड़ी रकम निकाली जा सकती है। मेरा रकम बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे निकल भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ चेक मुझे। प्रणव ने बिना देखे अभिनव और बाकी लोगों की आंखों के सामने चेक फाड़ दिया। अबे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये क्या किया? सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकलवाओ यहाँ से।
फर्जी चेक लेकर बैंक में आता है, बैंक वालों को बेवकूफ समझता है। पुलिस बुलाकर अभी अंदर करवा दूंगा तुझे, लिखी लो इसे। प्रणव और बाकी लोगों को अभिनव को इस हाल में देखकर बड़ा मजा आ रहा था। क्या हो रहा है? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि बलराज की थी। उसने अभिनव को दूर से ही पहचान लिया था। बलराज को देखते ही अभिनव की जान में जान आ गई। अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप यहाँ इस तरह आ जाएंगे। मैं तो बस इस आदमी को फ्रॉड करने से रोक रहा था। छोड़ दो इसे। अभिनव चुपचाप बलराज के पीछे चला जा रहा था। प्रणव और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज अभिनव को अपने साथ क्यों ले जा रहा था। जब प्रणव भी उनके पीछे जाने लगा तो बलराज ने पलट कर कहा, मैंने तुमसे कहा मेरे साथ आने के लिए। नहीं सर। बलराज ने उसे घूरा तो प्रणव के पैर थमे के थमे रह गए। अभिनव को बलराज का ये बर्ताव देख घबराहट हो रही थी। वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि बलराज ऐसा कुछ न कर दे जिससे उन लोगों को अभिनव की पहचान के ऊपर शक हो जाए। अगर इसने गलती की है तो इसके बारे में मैनेजर को पता होना चाहिए। अगर तुम अपने लेवल पर एक्शन लोगे तो हो सकता है मैनेजर को बुरा लग जाए। जी सर। कम। बलराज ने अभिनव को घूरा और उसे अपने साथ अंदर आने का इशारा करने लगा। दोनों एक साथ मैनेजर के केबिन में दाखिल हो गए थे। मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहा था। बलराज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दरवाजे को जोर से बंद किया। अचानक से मैनेजर की नजर दरवाजे पर पड़ी। जब उसने देखा कि सामने बलराज खड़ा है। अरे बलराज सर, आप यहाँ कैसे? मुझे बुला लिया होता। बैठिए बैठिए। कहिए कैसा आना हुआ? वैसे तो मैं अपने किसी काम से आया था, लेकिन बाहर तमाशा देखा तो सोचा कि सबसे पहले मैं तुमसे इस बारे में बात करता हूं। बताइए ना। तुम जानते हो यह साहब कौन है? उसकी नजर उसके चेहरे से फिसलते हुए उसके हाथों और आखिर में उसकी अंगूठी पर पड़ी। जैसे ही उसने अंगूठी पर बने उस निशान को देखा तो मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह गया। बाप रे बाप, ये टाइगर है। ये कौन है? ये उस टीम का आखिरी हिस्सा है जिस टीम का तुम कैप्टन हो टाइगर। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। टाइगर, आप कितनी देर से यहाँ हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बस उसकी जरूरत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना, इनके अलावा और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं टाइगर हूँ। जी। टाइगर, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। अब आप यहाँ पे हैं तो जरूर आप हमें मुसीबत से बाहर निकालेंगे ही। वो तो ये कर ही लेंगे, पर सबसे पहले तुम्हें अपने काम करने वालों को सबक सिखाना होगा, क्योंकि अगर मैंने अपने तरीके से सबक सिखाया तो तुम अच्छी तरह से जानते हो क्या होगा। क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? और अभिनव के साथ जो हुआ उसने मैनेजर को सब बता दिया। ये सुनते ही मैनेजर का खून खौल उठा। तब इधर एक हट्टा कट्टा सा आदमी काला चश्मा लगाकर खड़ा था। उसकी आंखों पर चश्मा, गले में सोने की मोटी चेन। अभी अभी खबर मिली है कि टाइगर लौट आया है। आप कहें तो अभी नहीं, अभी तो आया है। थोड़ा उछलने कूदने दो, पर हाँ, इस बार पिंजरे में डालने की गलती मत करना। अब आगे क्या होने वाला था? क्या करने वाला था मैनेजर प्रणव के साथ? और कौन था ये आदमी जो टाइगर का नाम सुन मन ही मन एक नई प्लानिंग कर रहा था? टाइगर, मैनेजर को जब पता चला कि प्रणव ने अभिनव के साथ क्या किया था तो उसका दिमाग गर्म हो गया। बैंक में भले ही उसका दिमाग कंप्यूटर चलाता हो, लेकिन उसका दिल आज भी गोलियां चलाता था। उसकी ये हिम्मत, अभी खबर लेता हूं। उसने गोली की रफ्तार से प्रणव को अपने कैबिन में हाजिर होने के लिए कहा। प्रणव! इतने में प्रणव वहां आया। क्या किया तुमने? ये साहब जो चेक लेके आए थे, किससे पूछ के फाड़ा? सर, ये आदमी डिलीवरी वाला है, बैंक में फर्जी चेक लेके आया था। इसे क्या लगता है? हम लोग ने यहाँ लॉटरी सिस्टम चालू रखा है और मैंने इसके चेक की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में चेक की थी। कोई डेटा रिलेवेंट हुआ ही नहीं। सच बोल रहे हो? हाँ सर। ये डिलीवरी बॉय
जिसका चेक लेके आए थे, जानते हो किसका है? अकरम सर का। क्या सर? हाँ, और इनके साथ जो तुमने किया वो तो ठीक है, लेकिन अकरम सर को मालूम पड़ेगा कि तुमने उनके चेक का क्या हाल किया है, तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, जानते हो ना? चेक कहाँ है? सर ये रहा चेक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब एक काम करो, टेप से इस चेक के टुकड़े को, एक एक टुकड़े को अच्छे से जोड़ो। क्या सर? हाँ, और ये असाइनमेंट के बाद मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं। You will be fired! सर लेकिन मैंने क्या किया है? नौकरी से निकाल दूंगा ये तो सुन लिया, लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा वो सुनाई नहीं दिया। अगर उसे पता होता कि उसे इन्हें फिर से जोड़ना पड़ेगा तो वो इतना फाड़ता ही नहीं। प्रणव ने मैनेजर की तरफ देखा। ये चेक अकरम सर का है, इससे अच्छे से जोड़ना, और जरा भी गड़बड़ की तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के ऐसा बाहर भगाऊंगा कि दुनिया की कोई भी बैंक में जाकर काम नहीं कर पाओगे। उसने घबराते हुए अभिनव को देखा। प्रणव को अकरम से चेक और मैनेजर की भाषा दोनों ने हैरान कर दिया था, और फिर चेक के टुकड़े जमाना शुरू कर दिया। अभिनव को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि वो अपनी शिकायत लेकर मैनेजर के पास आया था, लेकिन प्रणव ने न जाने ऐसे कितने ही अभिनव के साथ ऐसा गंदा व्यवहार किया होगा। उधर प्रणव को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज और उसका मैनेजर एक फटीचर से डिलीवरी बॉय की मदद क्यों कर रहे थे। आखिरकार प्रणव ने चेक को बड़ी मेहनत से जोड़ा। I'm really very sorry। वैसे टाइगर, आप इतने साल कहाँ थे? पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे पापा से कैसे जुड़े हुए हो? मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। सुनो, टाइगर वापस तो आ गया, लेकिन मोंटी के आने तक किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना गेम हो जाएगा। बलराज सर सही कह रहे हैं। हम शेरों के बीच एक भेड़िया घुस आया है, जो आपकी हमारी सारी खबर हमारे दुश्मनों को देने वाला है, इसलिए संभल के रहना होगा टाइगर। भेड़िया मतलब जासूस? हाँ, इसके बारे में मोंटी तुम्हें डिटेल में बताएगा। तब तक तुम गुफा से बाहर आना नहीं, और आओ तो अंधेरे में। इस बीच हमें तुम्हारे पापा यानी हमारे संजय के कातिल के बारे में हमें पता लगा, और साथ ही ये भेड़िया। अभिनव के मन में इन दोनों चीजों से जुड़ा बस एक ही नाम आया, मोंटी। जिस तरह से राणा ने संजय को धोखा दिया था, अभिनव को पूरा भरोसा था कि मोंटी भी अपने बाप के नक्शे कदम पर ही चलेगा। उसे इन लोगों पर तरस आ रहा था जो राणा को अपना सगा मानते थे। इस ग्रुप में और कौन कौन लोग हैं जिससे मिलना भी बाकी है? मुझसे और अकरम से तो तुम मिल चुके हो। डीके तुम्हारे सामने का, इक्का, पार्कर, अलाइन, ये 3 बाकी हैं। अलाइना मतलब हमारे ग्रुप में कोई लड़की भी है? हाँ, इससे पहले उसकी माँ इस पोजीशन पर थी। 1 साल पहले उसकी डेथ हुई तो अलाइना उसकी जगह पर है। वो लड़की नहीं है, वो आग है, चलता फिरता अंगारा है, आंधी है। मैंने अपनी जिंदगी में अलाइना जैसी लड़की कहीं नहीं देखी। शक्ल, अक्ल और तेवर तीनों है उसमें। मैं कुछ समझा नहीं। जिद्दी है, उसकी जिद के आगे मुझे अपनी जिद भी कम लगती है। कहने को तो हमारे ग्रुप में बस वो एक लड़की है, लेकिन उसे पढ़ पाना हम में से किसी मर्द के बस की बात नहीं है। ये सुनते ही अभिनव समझ गया था कि बलराज का इशारा किस तरफ है। अलाइना को यह मनवाना कि वो टाइगर है, अभिनव के लिए भारी होने वाला था। फिर भी अभिनव को यह चैलेंज लेने में मजा आ रहा था। अभिनव के मन में भी अब अलाइना से मिलने की इच्छा बढ़ने लगी। इतने में मैनेजर यानी डीके ने कहा, बहुत जल्द आप उसे मिलोगे, लेकिन वो लड़की आपसे मिलेगी पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि टाइगर के लिए उसे मनाना मुश्किल होगा। जैसा मैंने सोचा था वैसा लड़का नहीं है ये। बलराज की ये बात सुन डीके के कान खड़े हो गए। बलराज सर, लगता है टाइगर ने आपको रिंग में पटका है क्या? ये सुनते ही
बलराज जोर से हंसा और उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसे देख डीके भी जोर जोर से हंसने लगा। हाँ वैसे टाइगर, अभी आपको कितने पैसे की जरूरत है? मैं दे देता हूँ, बाद में अकरम सर के ऑफिस से मैं चेक रीइशू करवा लूंगा। फिलहाल तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए और बाकी के 49 करोड़ मेरे नए अकाउंट में डलवा देना। ठीक है, मैं करवा देता। ये सुन डीके उसके लिए पैसे लेने चला गया। बलराज, ये अलायना जो भी लड़की है, इसके बारे में और क्या जानते हो तुम? ऐसे तो सब कुछ जानता हूं मैं, पर वैसे कुछ भी नहीं। नहीं, मेरा मतलब बलराज, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? हाँ हाँ